हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल हैं। हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी बिना क्वेश्चन स्किप किए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा रोस्टरों के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए है परंपरागत समाज की अवस्था, ऑप्शन बी है आत्मा स्फूर्ति की अवस्था, ऑप्शन सी है अत्यधिक निवेश की अवस्था, ऑप्शन डी है परिपक्वता की अवस्था। तो आप लोग याद रखिएगा, रोस्टरों के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है, अत्यधिक निवेश की अवस्था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग के भारी डिमांड पे मैं क्वेश्चन को बाइलिंगुअल लेकर आया हूँ कि बहुत लोग का डिमांड था कि मैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इंग्लिश में लेकर आऊँ, तो आप लोग के लिए इंग्लिश में लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है 19 अगस्त 1994, 26 अगस्त 1994, 19 अगस्त 1995, ऑप्शन डी है 19 अगस्त 1996। तो ऑप्शन ए 19 रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन आपको 19 अगस्त 1994 को घोषित किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 19 अगस्त 1994। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए है P इक्वल टू एम बाई के टी, ऑप्शन बी है P इक्वल टू एम बाई के आर, ऑप्शन सी है P इक्वल टू एम बी बाई टी टी, ऑप्शन डी है P इक्वल टू एम बाई के ओ। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, P इक्वल टू एम बी बाई टी। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, अर्थशास्त्री का दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एडम स्मिथ, या ऑप्शन बी है रॉबिन्स, ऑप्शन सी है आपका पिगू, ऑप्शन डी है मार्शल। तो आप इसे याद रखिएगा, समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है और प्रत्येक अर्थशास्त्री ने अनुसार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबिन्स। क्वेश्चन 5 कह रहा है, सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपका दिल्ली का टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है 1948, 1956, 1958 या 1966। तो याद रखिएगा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आपका 15 मार्च 1948 में पारित हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करना था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1948। क्वेश्चन 7 कह रहा है, इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव। तो अदृश्य बेरोजगारी सदैव आपके अनैच्छिक होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इस्तर डुप्लो, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, वस्तुओं को निर्यातक मूल्य एवं आयातक मूल्य को अंतर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड इज कॉल्ड। तो आप इसे याद रखिएगा, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जब दोनों के बीच में जब बैलेंस करते हैं तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाता है? इस सवाल को आप VVI टिक आउट कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कितने एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसे याद रखिएगा, जुलाई 1944 को संयुक्त राज्य अमेरिका में के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, IBRD। यहाँ पे सबका कब कब संगठन हुआ था, कब कब यहाँ पे उनका उद्घाटन हुआ था, स्थापना हुआ था, यहाँ पे सबका दिया हुआ है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा।
क्वेश्चन 12 कह रहा है मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई थी। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2008 को आपके मनरेगा योजना सभी जिलों में लागू किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कर दे क्षमता का मापने का वस्तुगत आधार क्या है। ऑप्शन ए है इनकम ऑफ टैक्स पेयर, ऑप्शन बी है एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्स पेयर, ऑप्शन सी है प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स पेयर या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 14 कह रहा है दी अधिकार के कुर्नो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक दी अधिकारी कितना उत्पादन करेगा। ऑप्शन है उत्पादन का आधा, ऑप्शन बी है उत्पादन का 1/4, ऑप्शन सी है उत्पादन का 6वां भाग, ऑप्शन डी है उत्पादन का 1/3। तो आप इसे याद रखिएगा। 1838 ईस्वी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ए कुर्नो ने दायाधिकार समस्या का निश्चित हल दिया था। उसने 2 फर्मों ए और बी के साथ साथ 2 खनिज जल की झरनों से पानी निकलने का उदाहरण भी दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/3 ऑफ द आउटपुट। क्वेश्चन 15 कह रहा है संकटकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा को, या ऑप्शन बी है परिवर्तनशील पात्र मुद्रा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, या आपका ऑप्शन डी है फैट पेपर मनी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16 कह रहा है सम लागत रेखा को जाना जाता है, आपको बताना है आइसो कॉस्ट लाइन इज नोन एज। तो ऑप्शन है साधन कीमत रेखा, ऑप्शन बी है व्यय रेखा, ऑप्शन सी उत्पादक की बजट नियंत्रण रेखा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। ये कथन किसका है। ये सवाल आपके यूपी टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर पीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है डी रिकार्डो, एडम स्मिथ या मार्शल का, या जेबीसी का। तो आप इसका मार्शल का ये स्टेटमेंट है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर किस पर करता है। पूर्ति की लोच पर, या मांग की लोच पर, या बाजार के आकार पर, या ऑप्शन डी उपभोक्ता के वर्ग पर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मांग की लोच पर आपका भेदात्मक अधिकार डिपेंड करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है यदि निवल पुनरुत्पादनीय दर से कम हो तो क्या होगा। आपको बताना है इफ़ NRR नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज़ लेस देन 1, तो देन राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा नेट रिप्रोडक्टिव रेट शुद्ध पुनरुत्पादन दर से आशय चालू प्रजनन दर के आधार पर और मरण दर के समायोजन के पश्चात 1000 नवजात कन्याओं द्वारा अपने संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न की जाने वाली कन्याओं की संख्या से होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जनसंख्या में कमी हो जाएगी। क्वेश्चन 20 कह रहा है एक उपभोक्ता संतुलन में कब होगा। आपको बताना है ए कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है आपका, यहाँ पे इसका डिफिनेशन आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज कर आप हर का एक्सप्लेनेशन आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे। अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर वहाँ पे जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा ना कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ MPL/MPK नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित क्या होगा। यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ MPL/MPK नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन एक समरूप होमोजीनियस हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक रूप या आपका समरूप कहते हैं उसे। क्वेश्चन 22 कह रहा है गिनी गुणांक किसके मापक है। आय विषमता का, या गरीबी का, या बेरोजगारी का, या क्षेत्रीय विषमता का। तो याद रखिएगा गिनी गुणांक आय के वितरण का विषमता के माप की सबसे प्रचलित एक विधि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इनकम इक्विलिटी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है पूंजीवाद में क्या सम्मिलित होता है। तो आप इसे याद रखिएगा निजी लाभ आपका प्राइवेट प्रॉफिट आपका पूंजीवाद में शामिल होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है आपका, यहाँ पे आपका लिस्ट ए दिया है और लिस्ट 2 दिया गया है। आपको इनमें से आपको पुट सही चुनना है। इसमें ऑप्शन यहाँ पे हिंदी में दिया गया है यहाँ पे, तो आपका मिलान जब आप कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा 1, 3, 2, 4। जैसे अगर हम मिलान करने के बाद किया जाए तो अनुशूलित विकास सिद्धांत आपके WW रोस्टर्स हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आप डी देख लीजिएगा, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से आप इसको देख लीजिएगा कौन किससे मैच करेगा।
क्वेश्चन 25 कह रहा है रिकॉर्डों के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुलनात्मक लागत अंतर, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है भारत में बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन कौन सा बैंक नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन आपका एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, एन काल्डोर द्वारा आपके व्यापार चक्र की व्याख्या करने के लिए अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन, मांग का नियम किस पर आधारित है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। तो एक गुणात्मक कथन पे आपका लॉ ऑफ डिमांड बेस होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये कथन किसका है। ये कथन आपका रेगनर नॉक्स के द्वारा दिया गया है। जो एक गरीब देश है, एक देश गरीब है और क्योंकि वो गरीब है, ये कथन आपके रेगनर नॉक्स से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस कथन को आप जरूर याद रखिएगा, स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 30 कह रहा है दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि वो दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है मुद्रा की सट्टा मांग को जैसे कि किन्स के द्वारा वर्णित किया गया है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो किन्स का अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर का घटत हुआ फलन है, अर्थात जिनकी अधिक ब्याज दर होगी उतनी कम मुद्रा की सट्टा मांग होगी और जितनी कम ब्याज दर होगी उतनी अधिक मुद्रा की सट्टा मांग होगी। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है। पॉल एस सैमुअल्स की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका पॉल एस सैमुअल्स की दी गई है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका देख इसमें कह रहा है आपका जेमकिंस, रॉबिन्स या मार्शल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्स ने दी थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है बेसल मानक किससे संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से या यातायात क्षेत्र से या आपका विनिर्माण से या आपके सेवा क्षेत्र से। तो बेसल नामक आपका एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिसे वैश्विक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का एक शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र से आपका रिलेटेड करता है बेसल मानक। क्वेश्चन 34 कह रहा है विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। ये कथन आपका किसका है। तो रॉबिन्स का नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। रॉबिन्स द्वारा बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट में से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 35 कह रहा है आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, एक्चुअल जो अर्निंग होता है आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्चुअल अर्निंग बाई ट्रांसफ़र अर्निंग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताया ना, द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है शशिकांत दास, ऑप्शन बी है वेंकैया, ऑप्शन सी है एन.के. सिंह, ऑप्शन डी है अशोक लाहिड़ी। तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष आपके एन.के. सिंह हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आपको बताना है कि इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, इनकम टैक्स या निगम कर या आपका कैपिटल गेन टैक्स या आपका ऑप्शन डी है एक्साइज ड्यूटी। तो अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर वो कर है जिसके कर भार को करदाता दूसरे पर टालने में सफल हो जाता है। इन करों को तत्कालिक और अंतिम भार अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादन शुल्क। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपको गलत है। ऑप्शन ए है विक्रेताओं की अधिक संख्या, ऑप्शन बी है विविधीकृत उत्पादन, ऑप्शन सी है फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें, ऑप्शन डी है
नॉन प्राइस कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एकाधिक प्रतियोगिता से अभिप्राय उत्पादों की अधिकता, वस्तुओं के विविधीकरण एवं गैर कीमत प्रतियोगिता से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इफेक्टिव बैरियर्स अगेंस्ट द एंट्री ऑफ फॉर्म्स। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है हैरड डोमर विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों की पूर्ण क्षमता तक प्रयोग के लिए पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा G=GW=GN। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा रिकॉर्ड बैरो समतुल्य किससे संबंधित है, मौद्रिक नीति से, या आपका निर्यात आयात से, या आपका राजकोषीय नीति से, या आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। तो याद रखिएगा रिकॉर्ड बैरो समतुल्य राजकोषीय नीति से संबंधित है। रिकॉर्ड बैरो समतुल्य यदि यह प्रतिपादित करती है कि वो व्यक्ति का बजट व्यवहार सरकारी व्यय से एक ही प्रकार से प्रभावित करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राजकोषीय नीति। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ हर ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपके एक अगले प्रैक्टिस सेट पर।